हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी, जो सीटेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जैसे सीटेट 150 नंबर का होता है, तो सीडीपी में जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, टोटल कॉन्सेप्ट और अदर सब्जेक्ट जो होता है, जैसे हिंदी हो गया, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का पेडागोजी होता है, आपका मैथ का पेडागोजी और ईवीएस का पेडागोजी, तो सब में क्या हो जाता है, बेस बना देता है। इसीलिए सीडीपी क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए आज हम लोग सीडीपी की जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 में जो पूछा गया था, दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था, उसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 में इसका आधा क्वेश्चन देखे थे। सीडीपी का 30 का 15 क्वेश्चन हम लोग पहला वीडियो में कंप्लीट कर दिए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो देख लीजिए, उसको अच्छे तरीके से हमने समझाया है। ठीक है, और ये वीडियो भी हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, और अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में भी आएगा। देखिए, सीटेट के एग्जाम में क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए, तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपका नंबर नहीं आएगा अगर सेट मारते हैं तो इसीलिए क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो ठीक है, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझिए और एग्जाम एक ही बार में पास कीजिए। हम इसको कोशिश करेंगे कि इस तरीके से इसको समझाएंगे कि आपका जो 30 नंबर में 30 में से आपका 28-29 आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन है मतलब 16 नंबर। हम लोग 1 से 15 तक पिछला वीडियो में कर लिए थे। आज हम लोग 16 नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए 16 नंबर में क्या है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटीई 2009 में उल्लेखित समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। जो समावेशी शिक्षा है, उसकी अवधारणा किस पर आधारित है। तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, व्यवहारवादी सिद्धांत। दूसरा है अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति दृष्टिकोण। तीसरा ऑप्शन में है अधिकार आधारित मानवतावादी दृष्टिकोण। चौथा ऑप्शन है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराकर अशक्त बच्चों को मुख्य धारा पर शामिल करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो है आपका दूसरा नंबर जो ऑप्शन है, ये आपका सही हो जाएगा। आप बोलिए कि क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए, अब पता नहीं कि बच्चा कैसा है, तो क्या सब बच्चे पे ये फिट बैठेगा। जो अशक्त बच्चा है, क्या उस पर अगर हम व्यवहारवादी सिद्धांत लगाते हैं तो क्या वो सही होगा, नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी सकता है। इसलिए क्या क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अगर हम अशक्त बच्चों जो मतलब कमजोर है, उस तरीके से उसको फिट नहीं बैठता है, तो उसके प्रति अगर हम सहानुभूति दिखाते हैं तो बच्चा आगे बहुत कुछ कर पाएगा। इसीलिए ये ऑप्शन आपका जो है ज़्यादा सही हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संरचनावादी दृष्टिकोण में अधिगम मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है। ठीक है, तो संरचनावादी मतलब क्या होता है कि चारों तरफ, केंद्र से बाहर, क्या होता है, केंद्र से बाहर, जिसको हम लोग क्रिएटिव कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, रट कर याद करना, तो रट कर याद करना। दूसरा ऑप्शन है पुनर्बलन। चौथा होता है आपका अनुबंधन द्वारा अधिगम, अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, तो संरचनावादी दृष्टिकोण किस पर केंद्रित होता है, तो ये होता है आपका अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये नहीं होगा आपका, ये पुनर्बलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुनर्बलन, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्या है कि विभिन्न घटनाओं के बारे में बच्चों द्वारा बनाए गए सहज सिद्धांतों के संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक शिक्षक है, ठीक है, और जो सहज सिद्धांत है उसके संदर्भ में बच्चों को क्या करना चाहिए। तो पहले देखिए, उन्हें अनदेखी करना चाहिए। क्या ये सही है, नहीं, बिल्कुल गलत है। बच्चे को दंड देना चाहिए, नहीं, ये तो और गलत है। सबसे पहले बच्चे, क्या होता है, बच्चे सही होते हैं। ठीक है, आप जिस विधि लागू करते हैं बच्चे पर, वो विधि हो सकता है गलत है, इसलिए दूसरा विधि तैयार करना चाहिए। इसलिए क्या होता है, ये ऑप्शन गलत हो जाए। बच्चे हमेशा क्या होता है, सही। बच्चे पर अगर कुछ भी आए तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, बार बार रटवा कर सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, ये भी गलत है। रटाने की बात जहाँ भी आए वो भी गलत हो जाए। इसमें क्या होता है, बच्चे को हमेशा कोई भी चीज़ समझ और उसको समझ विकसित करना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण देकर उनकी अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए। तो ये आपका जो ऑप्शन है चौथा नंबर, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्या है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र किसे बढ़ावा देता है। केवल वाला गलत, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ भी बच्चों को प्रायोरिटी दिया जाता है वो ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग एवं संज्ञान क्या होता है, एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए रहते हैं। क्या रहते हैं, परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है।
तो अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण जहाँ याद करने की आएगा वो गलत हो जाएगा। अधिगम रटकर ये भी गलत हो जाएगा। अधिगम अनुबंध की प्रक्रिया, अधिगम सक्रिय साभिकिता, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसकी तुलना में ये वाला ऑप्शन क्या होता है, ज़्यादा सही होता है, क्योंकि देखिए इसमें जहाँ पर सक्रिय भागिता है वो वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण तथा गैर उदाहरण, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण तथा गैर उदाहरण प्रस्तुत करने का क्या लाभ है। तो देखिए क्या है कि अगर अवधारणा परिवर्तन को बढ़ावा देता है, विद्यार्थियों में भ्रम उत्पन्न करता है। अगर बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण देंगे तो क्या उसमें भ्रम उत्पन्न करेगा, नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अवधारणाओं की समझ में कमी आती है, ये भी गलत हो जाएगा। केवल प्रक्रियात्मक, केवल जहाँ भी आएगा तो उसको तुरंत देख के गलत कर दीजिए, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर। 23 नंबर क्या है कि 23 नंबर आपका है बच्चों, क्या है कि बच्चों को सीखने की गतिविधियों में भाग लेने के लिए बार बार पुरस्कार या दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए अगर बच्चों को हम क्या करेंगे, बार बार उसको पुरस्कार देंगे या दंड देंगे तो उसका जो बाहरी अभिप्रेरणा है उसको अगर हम बातों से कुछ चीज़ समझाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो नहीं समझेंगे, क्योंकि वो बार बार वो उसका ध्यान हमेशा किस पे जाएगा, पुरस्कार पे ही जाएगा, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, आपका जो बाहरी अभिप्रेरणा है वो क्या होता है, कम होने लगता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। शारीरिक दंड तो देना ही नहीं चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर गलत। सहयोगात्मक अधिगम, वातावरण, ये बिल्कुल सही। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये भी सही। तुलना करना बिल्कुल गलत। तो देखिए दूसरा और तीसरा पॉइंट सही है, तो देखिए किस ऑप्शन में, दूसरा और तीसरा, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 में है, तो ये सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षक बच्चों को जटिल अवधारणाओं को समझने में किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है व्याख्यान देकर, प्रतियोगिताएं आयोजित कर, नेक्स्ट है बार बार अभ्यास कराकर, अन्वेषण एवं परिचर्चा। देखिए अभ्यास कराएंगे तो वो ज़्यादा उचित ठीक नहीं होगा, व्याख्या अगर करेंगे, समझाएंगे, बच्चा समझ पाया कि नहीं पाया। देखिए कोई भी चीज़ हो उसमें सक्रिय रूप से बच्चे भागीदारी होना चाहिए, तो इसमें आप व्याख्या दे रहे हैं, इसमें से बच्चे का ज़्यादा भागीदारी नहीं होता है। प्रतियोगिता इसमें क्या होता है, तुलना हो जाता है एक दूसरे से, तो ये भी गलत हो जाता है। बार बार अभ्यास कराएंगे, ये भी सही नहीं है। अगर अन्वेषण एवं परिचर्चा करेंगे तो इसमें बच्चे क्या होता है, सक्रिय रूप से भाग लेता है, तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर कि 26 नंबर में क्या है कि एक प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक बच्चों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकता है। पहला ऑप्शन है प्रत्येक छोटे कार्य पर पुरस्कार देकर। देखिए पुरस्कार देना तो ठीक है, लेकिन अगर बार बार हम उसको पुरस्कार देंगे तो ये क्या होता है, गलत होता है। इसलिए क्या होता है कि पुरस्कार का अगर बात हो तो उसमें सावधानी बरतनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत। केवल है इसलिए ये भी गलत, जहाँ पर केवल आए तो भी गलत। दंडित करना, ये भी गलत। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बचता है, तो ये 4 नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सहज अनुमान लगाने तथा उस पर विचार मंथन करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसमें क्या होता है कि 4 नंबर जो ऑप्शन है इसमें बच्चे क्या होता है, सक्रिय रूप से भाग लेता है, इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। क्या है कि निम्नलिखित में से किस अवधि में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है। तो देखिए शैशवावस्था से प्रारंभिक बाल्यावस्था में इसमें शारीरिक विकास तेजी से होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में, माध्य बाल्यावस्था में क्या होता है, इसमें भाषा का विकास तेजी से बढ़ता है। माध्य बाल्यावस्था में इसमें काल्पनिक चिंतन करने लगता है, इसमें अमूर्त चिंतन करने लगता है, इसमें क्या होता है, बच्चे वीर पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है ये हम लोग जो इसमें अगर एक वीडियो में इसको विकास की अवस्था को हम लोग कंप्लीट इसमें पढ़ाए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो देखिए उसमें पढ़ाए हैं, जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, प्रारंभिक शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तेजी से होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, बिल्कुल है। विकास परिवर्तनीय, हाँ विकास हमेशा परिवर्तन होता है, जैसे विकास का परिवर्तन परिभाषा क्या होता है, परमानेंट जो चेंज होते रहता है। ठीक है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ये भी सही है। ये जो आपका विकास सार्वभौमिक है,
का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, तभी तो पर्यावरण दोनों प्रभावित करता है। इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये गलत हो जाएगा, नहीं इसका ही ये 4 नंबर जो ऑप्शन है ये सही है इसका, क्योंकि इसमें पूछा है कि विकास का सिद्धांत कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। तो देखिए पहला है क्या है कि आनुवंशिक संकेत, जन्मजात, पर्यावरणीय प्रभाव। तो ये तीनों ऑप्शन जो है आपका ये 4 नंबर ऑप्शन में आ जाता है, इसलिए आपका ये 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। ठीक है, तो परिवार और पड़ोस जो है आपका ये प्राथमिक समाजीकरण का एजेंसी है, और ये एजेंसी है। तो दूसरा एजेंसी क्या है, तो जब बच्चे बड़ा होता है परिवार से कहाँ जाता है, सीधे विद्यालय जाता है। तो देखिए इसमें परिवार है तो ये गलत हो जाएगा, तो सीधे क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग का जो 2019 दिसंबर में पूछा गया था वो पूरा कंप्लीट हो गया सीडीपी का 30 क्वेश्चन। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, अगर कुछ डाउट हो तो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।